आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूलों और कॉलेजों में क्लासेस के अंदर हिजाब पहनने पर पाबंदी को बरकरार रखते हुए कहा कि हिजाब इस्लाम का लाजमी जुज नहीं है और इस पर पाबंदी आयद की जा सकती है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम तालिबात की जानिब से दायर की गई तमाम अर्जियां खारिज कर दी। हिजाब तनाज़े से मुतालिक मामले पर फैसला 3 जजों चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने सुनाया। हाईकोर्ट की बेंच ने इस मामले में 15 दिनों तक समाअत की और गुज़िश्ता महीने अपना फैसला महफूज रखा था। वहीं मामले की हिसास नौइयत के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने कर्नाटका के अजला में दफ़ा 144 नाफिज कर दी थी। जो इलाके ज़्यादा हिसास हैं उनमें स्कूल कॉलेजों को बंद रखने का फैसला किया गया था। अदालत आलिया ने इस मामले में 3 सवालों के जवाब दिए। पहला सवाल ये कि आया हिजाब पहनना इस्लाम का लाजमी जुज है। अदालत ने अपने जवाब में कहा कि मुस्लिम खवातीन का हिजाब पहनना इस्लाम का लाजमी जुज नहीं है। दूसरा सवाल ये कि आया इजहार राय की आज़ादी और हक़ राज़दारी के तहत हिजाब पहनना इस्लामी तालीमात का हिस्सा है। इसके जवाब में अदालत ने कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म के तयन पर तुलबा एतराज़ जाहिर नहीं कर सकते। स्कूली यूनिफॉर्म का तयन रियासती हुकूमत के दायरे इख्तियार में आता है। मामले की समाअत के दौरान तीसरा सवाल ये उठाया गया कि आया कर्नाटका हुकूमत की जानिब से 5 फरवरी 2022 को जो हुक्मनामा जारी किया गया है वो मनमाने तौर पर जारी किया गया है और क्या ये हुक्मनामा आइन के आर्टिकल 14 और 15 की खिलाफ वर्जी करता है। इसके जवाब में अदालत ने कहा कि चूंकि रियासती हुकूमत को इस हुक्मनामे को जारी करने का इख्तियार हासिल है, लिहाजा इसे मनमाना नहीं कहा जा सकता। We are of the considered opinion that wearing of hijab by Muslim women does not form a part of essential religious practice in Islamic faith. The answer to our second question is we are of the considered opinion that the prescription of a school uniform is only a reasonable restriction constitutionally permissible which the students cannot object to. The answer to कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब के सिलसिले में जो फैसला दिया है वो इस्लामी तालीमात के खिलाफ और शरई हुक्म के बगैर है। अदालत का फैसला दस्तूर की दफ़ा 15 के भी खिलाफ है, जो मजहब, नस्ल, जात पात और जबान की बुनियाद पर हर किस्म की तफरीक के खिलाफ है। जो अहकाम फ़र्ज या वाजिब होते हैं वो लाजिम होते हैं और उनकी खिलाफ वर्जी गुनाह है। इस लिहाज से हिजाब एक लाजमी हुक्म है। अगर कोई इस हुक्म पर अमल ना करे तो वो इस्लाम के दायरे से नहीं निकलता है, लेकिन वो गुनाहगार होता है। इस वजह से ये कहना दुरुस्त नहीं है कि हिजाब इस्लाम का लाजमी हुक्म नहीं है। इन ख्यालात का इजहार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने अपने बयान में किया। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत से मुसलमान अपनी कोताही और गफलत की वजह से शरीयत के बाज़ अहकाम में तसाहुल से काम लेते हैं, जैसे नमाज नहीं पढ़ते और रोज़ा नहीं रखते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि नमाज और रोज़ा लाजिम नहीं है। फिर ये कि अपनी पसंद का लिबास पहनना और अपनी मर्जी के मुताबिक जिस्म के बाज़ हिस्से को छुपाना और बाज़ हिस्सों को खुला रखना हर शहरी का दस्तूरी हक है। इसमें हुकूमत की तरफ से किसी तरह की पाबंदी फर्द की आज़ादी को मजरूह करने के मुतरादिफ है। आपने और फरमाया कि यह भी एक हकीकत है कि हमारे मुल्क में मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले गिरोह मौजूद हैं और बहुत से मौके पर वो अपनी मजहबी अलामतों का इस्तेमाल करते हैं। खुद हुकूमत भी बाज़ मजहबी फ़िरक़ों के लिए उनकी खुसूसी अलामतों को इस्तेमाल की इजाज़त देती है। यहाँ तक कि उनके लिए हवाबाजी के कानून में तरमीम भी की गई। ऐसी सूरत हाल में मुसलमान तालिबात को हिजाब के इस्तेमाल से रोकना मजहब की बुनियाद पर तफरीक की शक्ल करार पाएगी। फिर ये बात भी काबिल तवज्जो है कि यूनिफॉर्म मुकर्रर करने का हक स्कूलों की हद तक है और जो मामला हाईकोर्ट गया है वो स्कूलों का नहीं है, कॉलेज का था। इसीलिए ज़ाब्ते के मुताबिक इंतज़ामिया को अपनी तरफ से यूनिफॉर्म नाफिज करने का हक नहीं था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस फैसले पर गहरे रंज और दुख का इजहार करता है और वो जल्द ही इस सिलसिले में मुनासिब कदम उठाएगा और आइंदा की हिकमत अमली पर गौर करेगा।
सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कर्नाटका हाईकोर्ट के हिजाब से मुताल्लिक फैसले पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने ट्वीट किया कि मैं हिजाब पर कर्नाटका हाईकोर्ट के फैसले से मुत्तफिक नहीं हूँ। फैसले से इख्तलाफ करना मेरा हक है और मुझे उम्मीद है कि दरखास्त गुजार सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील करेंगे। क्योंकि ये हाईकोर्ट के फैसले से हम इसको सही नहीं मानते, इसको डिसएग्री करते हैं, इसलिए कि ये संविधान के राइट टू कल्चर, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस का तो सस्पेंड करता है। संविधान में जो प्रियम्बल है, लिबर्टी ऑफ थॉट, इक्वालिटी, जस्टिस, उसको नजरअंदाज करता है। और सिर्फ एक ही रिलीजन के प्रैक्टिस को एसेंशियल नहीं कह रहे, दूसरे रिलीजन के प्रैक्टिस को एसेंशियल मान रहे हैं आप, तो वो अपने रिलीजियस सिंबल्स पहनकर स्कूल को जा सकते हैं और मेरी बेटी हिजाब पहनकर नहीं जा सकती। तो ये आर्टिकल 15 का भी ग्रेव वायलेशन है। इसीलिए हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये अपील हो। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी साबरीमाला के केस में वो पेंडिंग है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन सा रिलीजन का एसेंशियलिटी वो कोर्ट डिसाइड करेगा, नहीं करेगा। हमारा इंडिविजुअल मानना ये है कि कोर्ट्स ऑफ लॉ के ऊपर डिसाइड करें, कोर्ट्स ऑफ रिलीजन ना बने। क्योंकि ये हाईकोर्ट के फैसले से हम इसको सही नहीं मानते, इसको डिसएग्री करते हैं, इसलिए। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कर्नाटका में जारी हिजाब तनाज़े पर असेंबली में तबसरा करते हुए कहा कि इस मुल्क में कोई शर्ट पहनता है तो कोई वास्कोट, कोई धोती पहनता है, कोई शेरवानी। ये अवाम की मर्जी है और ये उनके लिबास की आदतें हैं, इससे हुकूमत को क्या ताल्लुक है। चीफ मिनिस्टर ने मुल्क में बढ़ती हुई मजहबी जुनूनियत पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हमें मुल्क को इस तरह की जुनूनियत से बाहर निकालने की जरूरत है ताकि नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम हो सके। దిగితే ఆడ కర్ఫ్యూ ఉంటుందట, హిజాబ్ పంచాయతీ. హిజాబ్ అదేందో హిజాబ్ పంచాయతీ. ప్రజలు దొరుకునే ఆహారం అధ్యక్ష, బట్టలు కానీ సెట్ వేసుకుంటాడు, ఒక వాస్కోట్ వేసుకుంటాడు, ఒక ధోతి కట్టుకుంటాడు, ఒక షేర్వాణి. మనకి ఎవరు దాంతో గవర్నమెంట్కి ఏం సంబంధం అధ్యక్ష, నాకు అర్థం కాదు. అది ఒక అంశంలాగా చిత్రీకరించి ఇంత సంకుచితమైనటువంటి విధానంలో వ్యవహారం చేస్తే ఈ దేశం ఎక్కడికి పోతుంది, ఏం జరుగుతుంది, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? హైదరాబాద్లో బాగుంటుందట వాతావరణం, అక్కడ ఫార్మా పరిశ్రమ పెట్టుకోవచ్చు, అక్కడ పోల్ట్రీ ఇండస్ట్రీ పెట్టుకోవచ్చు, అక్కడ ఐటీ పరిశ్రమ పెట్టుకోవచ్చు అంటే వాడు వస్తాడు. కానీ ఎయిర్పోర్ట్లో దిగంగానే వాళ్ళు డామ్మని కట్టుబడి పొడుచుకుంటాడ, కర్ఫ్యూ ఉంటుందట, 144 సెక్షన్ ఉంటుంది. ఎవడు వస్తారు అధ్యక్ష? ఈ బిల్డ్ అయినటువంటి ఎక్కువ ఏదైతే ఉందో ఇది ధ్వంసం అయితే లక్షలాది మంది యువకుల భవిష్యత్తు అగమ్యగోచరమవుతుంది అధ్యక్ష. ఈ దేశంలో కాబోతా ఉన్నది. सदर तहरीक मुस्लिम शब्बान मोहम्मद मुश्ताक मलिक ने कर्नाटका हाईकोर्ट के फैसले को शरीयत में मुदाखलत की कोशिश करार देते हुए ऐलान किया कि मुस्लिम शब्बान इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू होगी। आज कर्नाटक हाईकोर्ट की लार्जर बेंच ने हिजाब के ताल्लुक से जो फैसला दिया है वो यकीनी तौर पर हमारी अपनी राय ये है कि कुरान और हदीस से टकराता है, क्योंकि कुरान और हदीस का इंटरप्रिटेशन करने में लार्जर बेंच जो अवस्थी साहब की सीजे की कमांड में थी वो नाकाम रही है। अब ऐसा लगता है कि कुरान और हदीस को समझने के लिए हिंदुस्तान की अदलिया के जजेस के सामने जाकर हमको बैठना पड़ेगा। मुफ्तियान इकराम और उलमा इकराम को अब मसनदों से उतरकर खामोश बैठ जाना चाहिए। ये अजीब बात है। अब आप इंटरप्रिटेशन करेंगे कि साहब मस्जिद से अज़ान ज़रूरी नहीं है, आप इंटरप्रिटेशन करेंगे नमाज 5 वक़्त की पढ़ना कहाँ से ज़रूरी है, आप ऐसे समझिए कि साहब करना ज़रूरी नहीं है, वैसे करना ज़रूरी नहीं है, ये पहनना ज़रूरी नहीं है, ये खाना ज़रूरी नहीं है, इस्लाम में ये कहाँ है, कुरान में ये कहाँ है। ये इंटरप्रिटेशन की एक नई तारीख समझिए कि इस हाई कोर्ट के फैसले के बाद शुरू होगी। हम इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भरा जाएंगे और फिर उसके साथ सड़कों पर भी ये लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि जमहूरियत ने हमको हक दिया है अपने एहसासात और जज्बात का इजहार करने का। ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ी जाएगी और NPR, NRC, CA की लड़ाई जिस तरह सड़कों पे लड़ी गई, हम अपनी शिनाख्त और अपनी तहजीब और अपने मासूम बच्चियों के समझिए इफ़्फ़त और इस्मत
की चादर को निकालने की जो कोशिशें की जा रही हैं उसके खिलाफ सड़कों पर भी लड़ाई लड़ेंगे। इसी कनेक्शन में ऑलरेडी हमारी एक पब्लिक मीटिंग हैदराबाद याकुतपुरा बड़े बाजार में संडे 20 मार्च को रखी गई है। इन इश्यूज का भी हम इहाता करेंगे और ये इश्यूज पर भी पूरी ताकत से बात होगी, स्ट्रैटेजी हम फ्रेम करेंगे और हम इसको सरेंडर होकर तस्लीम नहीं करेंगे कि आप ये चीज छोड़ दीजिए, ये चीज छोड़ दीजिए, ये कुरान में कहाँ है, दाढ़ी रखना कहाँ है, नमाज पढ़ना कहाँ है, ये कहाँ है। ये जो सब बातें हैं हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। हम आखिरी ब्रीथ तक अपने दीन और अपनी शिनाख्त और अपनी शहरियत और इस मुल्क में अपने हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे और लड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट हम जाएंगे और सड़कों पर भी उतरेंगे। आज कर्नाटक हाई कोर्ट की लार्जर बेंच। अब देखते हैं कुछ खबरें रियासती असेंबली से जुड़ी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने सरकारी मुलाजिमतों के तकर्रुरात के लिए इम्तिहानात उर्दू में भी मुनक्किद करने का ऐलान किया। रियासती असेंबली में बजट मबाहिस के अख्तिताम के मौके पर कायदे मजलिस मुखन्ना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी की जानिब से सिलसिले में किए गए मुतालबे पर जवाब देते हुए KCR ने कहा कि अनकरीब हुकूमत की जानिब से 80,000 से ज़्यादा सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात होने वाले हैं। इन तकर्रुरात में उर्दू ज़रिए तालीम उम्मीदवारों को भी इम्तिहानात उर्दू में लिखने का मौका फराहम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि तकर्रुरात में हर सतह पर मुनक़िद होने वाले इम्तिहानात उर्दू में भी मुनक़िद करने की वो वज़ीर फ़ाइनेंस और वज़ीर तालीम को हिदायत देते हैं। चीफ मिनिस्टर ने कायदे मजलिस की जानिब से उठाए गए दीगर मसाइल पर जवाब देते हुए कहा कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से ज़ेर इल्तिमा दरखास्तों की यकसोई करते हुए कर्ज की इजराई के लिए वो मुनासिब इक़दाम करेंगे। उन्होंने कहा कि फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से दरखास्तों को बरसों तक इल्तिवा में रखने के इक़दाम को गलत करार दिया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो अक़लियती इदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने और उससे अक़लियतों को मुस्तफ़ीद करवाने के मामले में इंतहाई संजीदा हैं। जो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की तरफ से एप्लीकेशंस का पेंडिंग्स के बारे में जिक्र किए, मैं अभी जनाब महमूद अली साहब होम मिनिस्टर साहब से कह दिया हूं कि ये मार्केट के ताल्लुक से हो या इस ताल्लुक से दरगाहों को देने का जो छोटा मोटा रकम है उस ताल्लुक से हो, ही विल बी पर्सनली टेकिंग इंटरेस्ट एंड आई प्रॉमिस यू दैट इट विल बी डन. I request the Honorable Health Minister to take up the reconstruction of Usmania Hospital as possible in accordance with the heritage laws. वो जो भी हो सकता है, उस्मानिया हमारा पहचान है, उसको छोड़ेंगे नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है, लेकिन वहां जिस तरीके से किया जा सकता है, I request the Chief Secretary also to make a joint visit and see that a facility is brought there as immediate as possible. दूसरी चीजें भी जरूर मैं होम मिनिस्टर साहब से कह चुका हूं। नहीं, वो तो बिल्कुल जारी है। म्युनिसिपल मिनिस्टर से भी मैंने अभी बात किया है। 500 करोड़ खर्च किए हैं, 200 करोड़ के लिए पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल वो 200 करोड़ दिए जाएंगे। मैं आपको वादा करता हूं, हमारे पुराचार भी अच्छा रहना चाहिए, इसलिए उसके भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की तरफ से चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज असेंबली को मुतला किया कि मरकज तखरीबी और मुखालिफ विफाकी पॉलिसियां अख्तियार कर रहा है, जिसके नतीजे में रियासतों में तरक्की नहीं हो रही है। बजट पर मबाहिस का जवाब देते हुए कायदे ऐवान ने मरकज में बीजेपी ज़ेर क़यादत हुकूमत पर रियासत के खिलाफ मुआहदाना पॉलिसियां अख्तियार करने का भी इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि मरकज अगर जानिबदारी के बगैर रियासत की मदद करता है तो ऐसी सूरत में हमारी रियासत मजीद बेहतर अंदाज में तरक्की कर सकती है। उन्होंने रियासतों को मशवरा दिया कि वो बीजेपी हुकूमत की मुखालिफ अवाम पॉलिसियों के खिलाफ लड़ाई लड़ें और बहबूद को यकीनी बनाएं। चीफ मिनिस्टर ने मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए कहा कि रियासती हुकूमत लगातार कई फलाही स्कीमात पर अमल कर रही है, लेकिन मरकज की तरफ से उसे कोई ताउन हासिल नहीं हो रहा है। ఆ పరిస్థితి కూడా రాష్ట్రాల శాసనసభలు సమీక్ష చేయాలి.
ఆ పరిణతిని రాష్ట్ర శాసనసభలు సంతరించుకోవాలి. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అకాడమిక్ పాయింట్ అధ్యక్ష, మన హౌస్ రికార్డులో ఉంటుంది. దానికోసం నేను చెప్తా ఉన్నాను. ఒక సమగ్రమైనటువంటి విశ్లేషణ అది ఆశిస్తాం అధ్యక్ష, అట్లా జరగట్లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్కెట్ బారోయింగ్కి సంబంధించి చట్టం ఒకటి ఉంది, FRBM, ఫిజికల్ రెస్పాన్స్. चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने यूक्रेन से वापस होने वाले तेलंगाना के तलबा के तालीमी अखराजात बर्दाश्त करने का ऐलान किया। असेंबली में इस मसले पर बात करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि यूक्रेन में मेडिसिन की तालीम 25 लाख रुपए में मुकम्मल होती है, इसलिए यहाँ के कई तलबा यूक्रेन रवाना हुए थे, लेकिन जंग के बायस तेलंगाना के 740 तलबा यूक्रेन से वापस आ गए। उनमें 710 तलबा मेडिसिन की तालीम के लिए गए थे। अब उनका मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मेडिसिन के तमाम तलबा को तालीम जारी रखने के लिए हुकूमत उनकी मदद करेगी और उनकी तालीम पर कितनी भी रकम खर्च करने के लिए तैयार है। ఇక్కడ ₹1 అడుగుతున్నారు, కాస్ట్లీ ఉన్నది, పేద పిల్లలు ఇది భరించలేని వాళ్ళు పాపం అక్కడ చదువుకుంటామని అడిగిపోయారు. ఎందుకైనా అంటే ఇక్కడ దిక్కు లేదు కాబట్టి పోయింది, అవకాశం లేదు కాబట్టి పోయింది. ఏం చేయాలా ఇప్పుడు? ఆ పిల్లల యుద్ధం ఇంకా సంసిపోలేదు, అది ఏమైతుందో తెలియదు. కింద వాడి మీద వాడి ఇప్పటి వరకు 710 మంది పిల్లలు మనం టికెట్లు భరించి తెచ్చినాం అధ్యక్ష, వాపస్ తెచ్చినాం. ఇవాళ భవిష్యత్ ఏంటి? వాళ్ళ చదువు డిస్కంటిన్యూ కావన్నా, ఆగిపోవన్నా, తిరిగి ఉక్రెయిన్. तेलंगाना असेंबली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने ऐवान असेंबली से मुअत्तल करदा बीजेपी के 3 अरकान असेंबली की मुअत्तली बहाल करने से इनकार कर दिया। इस खुसूस में बीजेपी के 3 अरकान असेंबली ईटला राजेंद्र, राजा सिंह और रघुनंदन राव ने तेलंगाना हाईकोर्ट के मशवरे पर आज सुबह असेंबली पहुंचकर स्पीकर से मुलाकात की और मुअत्तली को बहाल करने की दरखास्त की। ताहम स्पीकर ने उनकी दरखास्त को मुस्तरद कर दिया और इन तीनों को अहाते असेंबली से बाहर चले जाने की हिदायत दी। स्पीकर ने उन अरकान असेंबली को मीडिया पॉइंट पर भी बातचीत करने की इजाजत नहीं दी, जिस पर ये तीनों अरकान असेंबली से बीजेपी के दफ्तर रवाना हो गए। आज असेंबली इजलास का आखिरी दिन था और आखिरी दिन ऐवान में बैठने की इजाजत देने की दरखास्त को स्पीकर ने मुस्तरद कर दिया। कल हाईकोर्ट ने 3 विधायकों को, जो स्पीकर ने इससे पहले जो निर्णय लिया था वो निर्णय गलत है, इसको रेटिफाई करने का कोशिश करना बोल के उनके ऊपर, जो स्पीकर के ऊपर जो गौरव भाव से जो रिस्पांस दिया था तो उसको नहीं माना था। ये ठीक नहीं है। हमने स्पीकर से अपील किया था, आपने बगैर पार्टी से आपका जो रिस्पॉन्सिबल है, हर एक जो मेंबर का जो हक प्रोटेक्ट करने के लिए जो रिस्पांस है वो आप नहीं कर रहा है, ये गलत है। हम आने वाला दिन में प्रजा क्षेत्र के अंदर देख लेंगे बल्कि जो बता के आया था, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी केस डालने के लिए हमारा प्रयत्न को चले आते। जो भी भाजपा का 3 विधायक के बारे में एक जजमेंट आया था, आज हमारा को उम्मीद था तेलंगाना शासन सभा का स्पीकर जी ने वो ऑर्डर को मानते हुए हम तीनों को सभा में अलो करते बोल के हम लोग सोच के सुबह जाके स्पीकर साहब से हम लोग मिला था। मगर वेरी अनफॉर्चुनेट, स्पीकर साहब ने ऑलरेडी प्रेजुडिस हो गई। स्पीकर साहब के ऊपर भी कुछ दबाव ऐसा जैसा दिख रहा था। हम लोगों का आर्गुमेंट को सुनते ही एक ही लाइन में स्पीकर जी ने ये बात बोला है, हम ये डिसीजन लिया है, आप लोग जो रिक्वेस्ट जो हमारा सामने रखा वो रिक्वेस्ट को हम डिसमिस कर रहा है। So it is very unfortunate. After getting the full judgment copy of the Honorable High Court, we are approaching the Supreme Court and we will seek the legal remedy in the Supreme Court also. जो भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने बजट इजलास के आखिरी रोज वक्फे सिफर में बात करते हुए बताया कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने औकाफी जायदादों में होने वाली बेकायदगियों को लेकर CBCID की तहकीकात का ऐलान किया था, लेकिन ये तहकीकात कहां तक पहुंची उसका किसी को इल्म नहीं है। उन्होंने मुतालबा किया कि CBCID तहकीकात में तेजी पैदा करते हुए वक्फ की जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के इंतजाम किए जाएं कि CBCID की इंक्वायरी करवाई जाए। सारे वक्फ बोर्ड के जितने भी औकाफी जायदादें हैं, जितने भी लोग वहां पे काम कर रहे हैं, उनके ताल्लुक से चीफ मिनिस्टर साहब ने
ऐवान में ऐलान किया कि CBCID इंक्वायरी की जाएगी। हमने उस वक्त ये भी मुतालबा किया था कि एक टाइम बॉन्ड इंक्वायरी होनी चाहिए। तो आज तक भी उसमें क्या पेशरफ्त हुई है, क्या कार्रवाई हुई है, क्या तहकीकात का आगाज CBCID ने किया है, इससे हम लाइल्म हैं और नहीं जानते हैं। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से फिर से ही मुतालबा करूंगा कि औकाफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी 15 केसेस अभी पेंडिंग है, हाई कोर्ट में भी 1862 केसेस हैं, वक्फ ट्रिब्यूनल में भी 1114 केसेस पेंडिंग है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी हैं। तो इस हिसाब से औकाफी जायदादें तबाह हो रही हैं और जुमला वक्फ इंस्टीट्यूशंस 33,929 है, जिसका टोटल एरिया है 77,538.07। लेकिन आपको सुन के हैरत होगी स्पीकर साहब कि 57,423.91 एकर्स लैंड एनक्रोच्ड हो चुका है। तो सिर्फ वक्फ बोर्ड के पास 20,000 एकड़ ही बाकी रही है। तो मैं फिर से आपके जरिए हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि CBCID तहकीकात जल्द अज जल्द मुकम्मिल कराई जाए। मजलिस के रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने वक्फे सिफर में बात करते हुए बताया कि नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल में इलाज व मुआलजे के बेहतर सहूलियात मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर ICU वार्ड की कमी की वजह से दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी तौर पर नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल में ICU वार्ड कायम करे। मेरे पास एरिया हॉस्पिटल नामपल्ली है सर। जब से मैं हॉस्पिटल डेवलपमेंट कमेटी का चेयरमैन बना हूं सर, ये हॉस्पिटल बहुत ज्यादा अच्छे से डेवलप हुआ है सर। पहले आउट पेशेंट के अंदर सर 80 से 100 आते थे सर, आज मोर देन 1500 आउट पेशेंट आ रहे हैं सर। डिलीवरीज भी 400 प्लस हो रहे हैं, दूसरी चीजें भी अच्छे हो रहे हैं सर। मैं लास्ट टाइम हमारे हेल्थ मिनिस्टर लक्ष्मण रेड्डी साहब थे सर, जब से मैं कंटिन्यूस प्रपोजल दे रहा हूं सर, एरिया हॉस्पिटल नामपल्ली के अंदर ICU यूनिट डालना चाहिए सर, और डायलिसिस सेंटर आज बेइंतहा जरूरी है सर। आज अगर देखते हैं तो काफी लोगों को किडनी प्रॉब्लम चल रहा है सर, इसके लिए एरिया हॉस्पिटल नामपल्ली के अंदर डायलिसिस सेंटर के लिए कंटिन्यूस हमने रिप्रेजेंटेशन दे रहे सर, उसको पूरा करना चाहिए सर। एक और सर, नीलोफर हॉस्पिटल चिल्ड्रन हॉस्पिटल है सर, उसके अंदर हार्ट के लिए कोई सहूलत नहीं है सर, तमाम चीजों के ट्रीटमेंट होता है सर। बच्चों को बास हार्ट के अंदर होल होता है सर, वैसे चीज के लिए इलाज के लिए उन लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता सर। तो मेरी हुकूमत से रिक्वेस्ट है सर, आप नीलोफर हॉस्पिटल के अंदर हार्ट के लिए पूरा करिए, कार्डियोलॉजी यूनिट डालिए सर। यही मेरा सवाल है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मिनिस्टर स्पीकर सर, जनाब जाफर हुसैन साहब ने जो नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल के बारे में और वहाँ ICU फैसिलिटी और उसके साथ ही साथ आपने जो नीलोफर में भी कार्डियोलॉजी सेंटर के वास्ते और डायलिसिस सेंटर के वास्ते भी आपने जो बोला, आप लिख के भी दे दीजिए, मैं हेल्थ मिनिस्टर साहब को दे दूंगा, पर हमने नोट भी कर लिया, बट आप लिख के दिए तो और भी। मजलिस के रुकन असेंबली अहमद बलाला ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो उर्दू मीडियम की 535 मखलूआत जायदादों पर फौरी तकर्रुरात अमल में लाए और इन तकर्रुरात के सिलसिले में 2017 में लिए गए टेस्ट में मेरिट में आने वाले लड़के और लड़कियों को तरजीह दी जाए। के अंदर ये रिजर्व सीट्स थे, 2017 से 535 पोस्ट वेकेंट है। मैं आपके जरिए, हम बारहा हर सेशन के अंदर ये चीज को उठाते आए हैं, हर सेशन में ये चीज बोल रहे हैं कि मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि ये पोस्ट डी रिजर्व करिए। डी रिजर्व करके जो ऑलरेडी एग्जाम लिख दे, मेरिट जो भी बच्चे हैं, मेरिट कैंडिडेट्स को जो है ना, इसके ऊपर नौकरियां दीजिए आप। 535 पोस्ट है मिनिस्टर साहब, 535 पोस्ट खाली पड़े हुए हैं, सिर्फ क्योंकि उर्दू मीडियम के अंदर जो है ना SC ST के लोग नहीं आते, वो पोस्ट वैसी खाली जा रही। तो उसको डी रिजर्व करने का एक प्रोसेस है, उसको डी रिजर्व कर जो बच्चियां मेरिट में एग्जाम दिए, मेरिट में है, उनको ये पोस्ट दीजिए, उनको नौकरियां दीजिए। ये आपसे हम बारहा हर असेंबली में बोल रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इस असेंबली के बाद हुकूमत जो है इसको कराएंगी इंशाअल्लाह। मिनिस्टर गाరు అధ్యక్ష బల్లాల గారు ఉర్దూ టీచర్ల విషయం ప్రస్తావించారు అధ్యక్ష, అది ఒక రాతపూర్వకంగా ఇస్తే సంబంధిత మంత్రి గారికి కూడా పంపించడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష। अहमद बलाला साहब। मजलिस के रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो कारवान हल्का असेंबली और बहादुरपुरा हल्का असेंबली में उर्दू मीडियम जूनियर कॉलेज के क़याम
अमल में लाए, क्योंकि लड़कियों को तालीम हासिल करने के लिए कारवान से नामपल्ली तक पहुंचना पड़ रहा है। कारवान के अंदर 2 जूनियर कॉलेज के ताल्लुक से बताया था, उर्दू मीडियम जूनियर कॉलेज के ताल्लुक से, और साथ ही साथ भदरपुरे में भी कॉलेज की जरूरत थी, वो भी प्रपोजल दिया गया था, मगर आज तक ना जमीन अलॉट हुई, ना कोई ऐसा प्रोसेस आगे बढ़ा। मैं आपके जरिए बताना चाह रहा हूं कि क्योंकि बच्चों की तालीम के लिए बहुत दूर आना पड़ रहा है, बहादुरपुरे से 5-6 किलोमीटर जाना पड़ रहा है, और हल्के कारवान से मुझको नामपल्ली को आना पड़ रहा है। मैं आपके जरिए बताना चाह रहा हूं। గౌరవ శాసనసభ్యులు కౌసర్ మోయినుద్దీన్ గారు జూనియర్ కాలేజ్ గురించి మెన్షన్ చేశారు అధ్యక్ష, తప్పకుండా పరిశీలిస్తాం। जनाब कौसर मोइनुद्दीन। कांग्रेस के रुकन असेंबली डी श्रीधर बाबू ने वक्फा सिफर में बात करते हुए हुकूमत को आवाम के अहम मसले पर तवज्जो दिलाते हुए बताया कि बरखी बिलों में बरखी चार्जेस के अलावा डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पर सैकड़ों रुपए वसूल किए जा रहे हैं। इस तरीकेकार को फौरी तौर पर खत्म करने के इकदाम किए जाने चाहिए। ఈఆర్సీకి ప్రతిపాదనలు పంపించారు అధ్యక్ష। మరి ప్రభుత్వం కూడా అతి త్వరలో విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచాలనే ఆలోచనలు ఉన్నట్టు తెలుస్తా ఉంది। ఈరోజు ఉన్న పరిస్థితుల దృష్టిలో పెట్టుకొని విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచవద్దని ప్రజలందరి తరఫున వారికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఈరోజు ఎన్పీడీసీఎల్లో ప్రత్యేకంగా డెవలప్మెంట్ ఛార్జెస్ పైన ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్స్ విద్యుత్ బిల్స్లో అదనంగా కలెక్ట్ చేస్తా ఉన్న తరుణంలో దీన్ని కూడా విరమించుకోవాలని మీ ద్వారా గౌరవ విద్యుత్ శాఖ మంత్రి గారిని కోరుతా ఉన్నా। మినిస్టర్ గారు, గౌరవ సభ్యులు శ్రీధరబాబు గారు ప్రస్తావించిన అంశాన్ని నోట్ చేసుకున్నాను అధ్యక్ష, సంబంధిత మంత్రివర్యులకు చేరవేస్తాం। तेलुगुदेशम पार्टी तेलंगाना के तर्जुमान राजू नायक ने दावा किया कि तेलंगाना में 50 लाख से ज्यादा आदिवासी रहते हैं। अगर ये आदिवासी हुकूमत से नाराजगी का इजहार अपने वोट के जरिए करें तो रियासत में बरसर इख्तिदार जमात को 15 से 20 असेंबली हलकों से महरूम होना पड़ेगा। रियासती अमला के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए राजू नायक ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मुखालिफ आदिवासी रवैये से दस्तबरदारी अख्तियार करे। के लोगों के लोग मकान है, वो लोग ब्लैक में मकान भी बेच ले रहे, लेकिन किसी भी कीमत में टीआरएस गवर्नमेंट या किसी गरीब का मकान बनाने के लिए या 3 लाख रुपए देने के लिए कोई काम नहीं करती। ऐसा ही अभी तक रिजर्वेशन बोल के बोले पंचायत बिना है, पंचायत में रेवेन्यू पंचायत नहीं बिना है। इसके लिए अभी तक भी पंचायत के लोगों को कुछ पैसे आज तक भी तनख्वाह नहीं मिलती है, वहां पे कुछ अभी तक भी बजट नहीं है, कोई काम नहीं होता। इसलिए इस गवर्नमेंट के लिए, इस गवर्नमेंट के खिलाफ काम करने के लिए जितने भी आदिवासी लोग हैं इनके खिलाफ में जा रहे हैं, अभी भी भूखे प्यासे मर रहे हैं, उनके लिए आज रिक्शा हो दो या टैक्सी हो दो, हर जगह पे ये लोग काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन उनको सही तरीके से कोई भी काम नहीं मिलता है। तो भी गवर्नमेंट देख के भी अनजान मारती है। लिहाजा मैं इस गवर्नमेंट के खिलाफ में हूँ, खिलाफ से बात करता हूँ, लेकिन आने वाले दिनों में इस टीआरएस गवर्नमेंट के हम खिलाफ में काम करेंगे। जितने हमारे आदिवासी कम से कम तेलंगाना के अंदर 50 लाख आदमी है, हम चाहे तो 15 से 20 एमएलए मिल सकते हैं। आज भी हमारा यही कहना है कि बिना मतलब आप असेंबली में जाके रिजर्वेशन सीट में जाके बैठ के और खाली हाथा पैरा नमस्ते नमस्ते करके आप मिनिस्टरों के पास में करते हैं, लेकिन जिस रिजर्वेशन में आप गए उस रिजर्वेशन के बाद से बात किए, असेंबली में बात किए, मुख्यमंत्री से बात कीजिए, तो आपका गौरव रहेगा और आपका आगे चल के लोगों के लिए जल जंगल जमीन की बात करते हैं। ये जंगल महकमे मौसमियात ने मंगल को पेशकशी की है कि तेलंगाना में आने वाले 3 दिन के दौरान चंद मकामात पर आजम तरीन दर्जे हरारत इम्कान है कि 2 से 4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहेगा। यहाँ जारी करदा बुलेटिन में बताया गया कि तेलंगाना में 18 और 19 मार्च को कहीं कहीं अकल तरीन दर्जे हरारत में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के ज़्यादा रहने का इम्कान है। आइंदा 48 घंटों के दौरान साहिली आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में चंद मकामात पर मैक्सिमम टेम्परेचर मुमकिन है कि 1 से 2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहेगा। पीर को आंध्र प्रदेश के कर्नूल में दर्जे हरारत 38.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।